हेलो साथियों, सुयान एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और जो हमारी फर्स्ट ग्रेड की वीडियो लेक्चर सीरीज थी, इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पोर्शन है वो स्टार्ट कर दिए थे। और इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन के अंदर जो है हम लोग ने कुछ 2 वीडियोज़ हमने बना दिए, जिसके अंदर आपने किरचॉफ लॉ तक का जो है हमने कवर कर लिया है, जिसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन वगैरह वो देख लिए थे। देन उसके बाद रेजिस्टेंस अराइज क्यों होता है, उसके रीजन क्या है वो हमने देख लिए थे। ठीक है, मोबिलिटी वाला पोर्शन हो गया था, और कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी हो गया था। ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें हमने जो कुछ थ्योरेटिकल प्लस कुछ जो न्यूमेरिकल पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है ना। उसके साथ साथ कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सर्किट हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, उनको जो है मैं कुछ उनका रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हम निकालते हैं, तो स्टैंडर्ड दिखने में बड़े कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं वो सर्किट, लेकिन उनको जब सोल्व करते हैं तो बड़े इजी से सोल्व हो जाते हैं अगर हमें कंसेप्ट पता होता है। तो ऐसे कुछ जो स्टैंडर्ड सर्किट हैं उनको मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा। ठीक है, चलिए। तो एक जो है वो मैंने देखा है कई एग्जाम्स के अंदर और कई बुक्स के अंदर जो एक सर्किट है वो मिलता है, और वो है कि जब आप एक क्यूब लेते हैं और उस क्यूब की जो आपकी साइड है, उस क्यूब की साइड का रेजिस्टेंस अगर आपको गिवन है ना, और वो इक्वल रेजिस्टेंस है, तो टोटल मिला के डायगोनली जो है उस क्यूब का टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है वो फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन देखे थे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के, उसमें हमें जो हमारा किरचॉफ लॉ है उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट आता है तो उसमें किरचॉफ लॉ की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, इस तरह का क्वेश्चन है कि ये हमारा एक क्यूब है। पहले क्यूब बना देता हूँ मैं। ये इस तरह से क्यूब था, और इस क्यूब की जो साइड है वहाँ पे एक एक रेजिस्टेंस गिवन है हमें थोड़ा सा। और ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हमें गिवन है, और इन सब रेजिस्टेंस का, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है मान लीजिए स्मॉल आर है। कितना रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर जो है, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस कितने स्मॉल आर ओम के हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप मेंशन कर लें, सब के सब कितने हैं स्मॉल आर के हैं। तो अब हमें पूछा गया कि डायगोनल, यानी कि इस पॉइंट पे, और ये जो है ये इसका डायगोनल है, तो ये जो हमारा पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, इस ए और बी पॉइंट के बीच में जो है कितना रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इसका होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, इसको आप पैरेलल और वो कॉम्बिनेशन लगा के सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको ये डिफिकल्टीज आएंगी, जिसमें पैरेलल और ये सब चीज़ें आपको पता नहीं चल पा रही है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनता है, उस केस में हमेशा ध्यान रखिए आपको जो किरचॉफ लॉ है उससे जाना है। किरचॉफ लॉ का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। इस डायगोनल को क्या कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और एक स्विच लगा दिया, तो इसका वोल्टेज कितना है V, तो क्या होगा, इसमें करंट I फ्लो कर जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो करंट I फ्लो करेगी उसके अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा V अपॉन I। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, V अपॉन I। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं जैसे तैसे करके इसमें ये V अपॉन I फाइंड आउट कर लूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर सपोज करिए यहाँ से I करंट फ्लो करती है, तो अब इसमें सिमेट्री क्या है कि जब आप यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचते हैं तो तीनों तरफ जो जाने वाले आगे सर्किट है वो क्या रहा, पूरा सिमेट्री से बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो करंट है आपकी 3 भागों में डिवाइड होगी, और वो तीनों क्या होंगे, इक्वल। ये रेजिस्टेंस अगर इक्वल नहीं होता ना तो और कॉम्प्लिकेशन आता है हमारे पास। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्वल ही दिया जाएगा आपको, इतना और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना, क्योंकि ये पहले से ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है ना। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो करंट जाने वाली है कितनी है, I/3, ये भी I/3 और ये भी I/3। ठीक है, अब मान लीजिए ये I/3 जो है यहाँ पहुँचेगी, तो फिर इसके पास कितने हैं, 2 रास्ते हैं। ठीक है, फिर इसके पास क्या है, 2, और आगे भी क्या है, पूरी की पूरी सिमेट्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से I/3 फिर से क्या होगा, 2 भागों में इक्वल में डिवाइड होगी। तो इधर कितनी जाएगी, I/6, इधर कितनी जाएगी, I/6, क्योंकि I/3 से 2 को डिवाइड करोगे तो कितना होगा, I/6। ठीक है, ये सेम चीज़ यहाँ चलेगी, ये भी यहाँ से I/6, I/6, इधर ये I/6, I/6। ठीक है, ये I/6 फिर से यहाँ मिल जाएगी, तो यहाँ कितनी मिलेगी, I/3। ठीक है, ये I/3 इधर भी कितनी मिलेगी, I/3। ठीक है, फिर से आगे ये तीनों I/3 तीनों मिल जाएगी, यहाँ पे कितनी मिल जाएगी हमारे पास, करंट I मिल जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। तो इस तरह से क्या हुआ हमारे पास, ये पूरी की पूरी एक क्या बन गया, हमने इसको करंट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, सारी जगह लिखने की जरूरत है क्या, चलो लिख देता हूँ अगर ऐसा कन्फ्यूजन हो। तो यहाँ से जाएंगे
तो I/6, ये I/6, इधर जाएंगे तो I/6, I/6, ये I/6 यहाँ मिलेगी, तो फिर से I/3, ये I/3 है ही ऑलरेडी, और इधर मैंने I/3 लिख रखा है। ठीक है, चलिए ये करंट इस तरह से जा रही है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या चाहिए, V/I चाहिए। तो V/I चाहिए, तो इसका मतलब आपको इसमें बहुत सारे लूप बन रहे हैं ना, तो लूप बन रहे हैं, तो उसमें से कोई एक लूप आप ले लीजिए जिसमें आपको V और I को भी इंक्लूड करना है, यानी कि इस बैटरी को इंक्लूड करते हुए। तो मान लीजिए मैं ये लूप ले लेता हूँ, ये A पॉइंट था, ठीक है, यहाँ से क्या करता हूँ, B पे चलता हूँ, तो A, अच्छा B मैंने वो दे रखा है, तो इसको मैं देता हूँ A B, या इसको PQ दे दीजिए एक बार, है ना, PQ दे देते हैं, ठीक है, PQ पॉइंट था। तो यहाँ से अगर मैं लेता हूँ तो इसको मैं अब क्या कह देता हूँ, ये A कह देता हूँ, ठीक है, या इसको P रख देते हैं, तो ये A कह देता हूँ, इसको B कह देता हूँ, और ये Q है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एक ये जो है हमारा लूप ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला मैं क्या करता हूँ, लूप ले लेता हूँ। तो इसमें क्या लगाता हूँ, किरचॉफ लॉ लगाता हूँ। तो किरचॉफ लॉ इसमें अगर लगाऊंगा, तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, V नेगेटिव से पॉजिटिव, करंट इधर जा रही है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से गए इस वाले में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -RI/3, ठीक है, यहाँ पहुँचे, इधर से चलेंगे, एक लूप लेना है, -RI/6, ठीक है, फिर यहाँ पहुँचे तो -RI/3, फिर इधर से इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल मिला के अगर मैं इसको देखूँ तो V इज इक्वल टू, यहाँ से इन सबको एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, तो RI तो क्या आ गया आपके पास कॉमन, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3, ठीक है, इन तीनों को ऐड करना है, ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 6 आ गया इधर से, तो 2 + 1 + 2 कितना आ गया, 5/6। तो कुल मिला के R, ये लिख देता हूँ, 5/6 RI, ठीक है, इक्वल टू V, और हमारा इक्विवेलेंट कितना होगा, V/I, I को इधर डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपके पास, 5/6, कितना मिला, 5/6R। तो इसका मतलब इस पूरे का जो रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा, 5/6R, यानी कि हमने कोई कॉम्बिनेशन नहीं देखा, यहाँ सीरीज है, पैरेलल है, कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, जैसे ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मिला, अगर वो आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बड़ी समस्या आ रही है, तो आप सीधा सीधा क्या करिए, इसको बैटरी से जोड़िए, करंट को डिवाइड कीजिए, करंट को डिवाइड करते टाइम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये कैसा होगा, ये तभी होगा जब आपके रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होंगे, रेजिस्टेंस इक्वल नहीं होंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशन आएगी इसमें बहुत ज़्यादा, कि करंट इक्वल डिवाइड नहीं हो रही है, तब आप इसमें सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तब आपको कहाँ जाना है, जब रेजिस्टेंस इक्वल नहीं हो ऐसी सब चीज़ें, तब आपको सीधा सीधा कहाँ जाना है, तब आपको जाना है या तो सिमेट्री देखिए, ठीक है, या पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन को इस तरह से सोल्व करिए, जैसे मैंने आपको 3 ट्रिक बताई थी, उनसे सोल्व करिए, उनसे नहीं हो रहा तो फिर सिंपली जो भी आपको लग रहा है कि ये पैरेलल आ रहा है, सीरीज आ रहा है, उनको धीरे धीरे सोल्व करते जाइए और उस सर्किट को मिनिमाइज करते जाइए, तो अपने आप आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और हर बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 5/6 रेजिस्टेंस आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन और लेंगे इस तरह के, और देन उसके बाद में जो है सेल के कॉम्बिनेशन में चलेंगे, क्योंकि वो भी आपके क्वेश्चन आते रहते हैं इस तरह के। अच्छा, एक सर्किट और कॉम्प्लिकेटेड है जो मैं ले लेता हूँ, अगर मान लीजिए इस तरह का आपके पास सर्किट है कोई, ठीक है, ये इस तरह से है, और जो रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है पॉइंट ए और बी, वो ये वाला है। सारा रेजिस्टेंस कितने, R ओम है, स्मॉल R ओम में मान लीजिए सारा रेजिस्टेंस। अब ये जो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो अब यहाँ से फिर से क्या देखेंगे, अब इस सर्किट को सोल्व करते टाइम अब पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे तो बड़ी समस्याएं हो रही है इसमें, देखना पैरेलल है, सीरीज है, क्या है जो, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए इसको आप सीरीज मान के इसको पैरेलल मान के इसको क्या मानेंगे, ओपन थोड़ी करेंगे यहाँ से। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम आती है तो उसमें हमें क्या करना है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसके अंदर सीधा सीधा हमें दिमाग में लगाना है कि सबसे पहले आप क्या देखो, जब भी कॉम्प्लिकेटेड ऐसा सर्किट मिले तो उसमें सिमेट्री देखो, ठीक है, क्या देखना है हमें, सिमेट्री देखना है, ठीक है। तो क्या इसमें सिमेट्री कहीं दिख रही है क्या, कौन सिमेट्री है, आप देखो यहाँ से कि अगर मान लो मैं इसको इस तरह से ये
लाइन ऑफ सिमेट्री लिखता हूँ तो क्या इक्वल आ रही है कि लाइन ऑफ सिमेट्री है? आप देख लीजिए, इसका मिरर इमेज आपको क्या मिल जाएगा? एग्जैक्टली ये मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या है? हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री। अब लाइन ऑफ सिमेट्री क्या मिरर इमेज है क्या? हाँ एग्जैक्टली है। देखो इधर से मैं कनेक्शन लेना था, इधर से कनेक्शन लिया हुआ है ना। ये रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस यहाँ पे, दो यहाँ पे, फिर वापस ये दोनों, तो इनका दोनों का वापस ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री होने का मतलब क्या है? ये क्या है? इक्वी पोटेंशियल पे है। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल होने का मतलब है इस लाइन के अंदर जो भी चीजें आ रही है उस पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस का कोई मतलब है क्या सर्किट में? कोई मतलब नहीं। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे बन जाएगा? ठीक है, इसका इक्विवेलेंट बनेगा इस तरह से। ठीक है, और तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा इसका, वो इक्विवेलेंट कैसे बनेगा? ये वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है वो दोनों हट जाएंगे, क्योंकि किस पे है? लाइन ऑफ सिमेट्री पे। तो लाइन ऑफ सिमेट्री पे जो भी रेजिस्टेंस है वो क्या करते हैं? हम वहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि जो हमारा सर्किट बनेगा वो इसका इक्विवेलेंट ऐसा बनेगा। अब आपको जो है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। आसान क्या, सब कुछ आसान हो गया अब तो, ये हटते ही। अब क्या हुआ? ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज। ठीक है, ये दोनों सीरीज है तो ये आर आर है ना, तो दोनों आर आर का सीरीज कितना हो जाएगा? 2R। तो मैं इसको यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, एक ही रेजिस्टेंस हो गया कितने का? 2R का। इसी तरह से ये एक रेजिस्टेंस हो गया कितने का? 2R का। फिर ये दोनों 2R किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? R। ठीक है, करके दिखाना है क्या? 1/2 + 1/2। ठीक है, तो कितना आएगा? R आ जाएगा। उसका रेसिप्रोकल, सॉरी ऐसे करोगे ना तो क्या आएगा? 1/R। तो उसका क्या हो जाएगा? फिर से R। ठीक है, ऐसी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा? R। तो ये R R R ये कितना हो जाएगा टोटल मिला के? 3R। ठीक है, ये कितना होगा टोटल मिला के? 3R। तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का 3R हो गया। ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? सीरीज में है तो 2R, ये भी 2R। अब क्या करना है? बस तीनों का कॉम्बिनेशन लेना है। तो क्या लेना है? 3R + 2R + 2R। ये क्या होगा मेरा? R इक्विवेलेंट के 1/R इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के कितना जाएगा? 6। तो 2 + 6R है ना, 2 + 3 + 3, तो कुल मिला के हो गया 6 और 8, है ना। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6R/8, दैट इज 3/4। तो कितना आ जाएगा? ये 3/4R जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला क्वेश्चन मैंने पहले एक दो ही कराया था, है ना। फिर मैंने वापस ये प्लेन ऑफ सिमेट्री का कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उसमें आप इस तरह की चीजें ढूंढने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के रेजिस्टेंस वाले जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पे ले ली है। अब हम आगे चलते हैं इस पे। अच्छा, मैंने आपको करंट डिवाइडिंग और वोल्टेज डिवाइडिंग वाला लिया था क्या? उसका भी एक एग्जाम्पल लेके देखो। करंट डिवाइडिंग और वोल्टेज डिवाइडिंग वाले का भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। वो आपको मैंने कराया था ना, कि उसका भी सॉल्यूशन करके देखते हैं कितना आसान हो जाता है जब आपको वो अगर पता हो उसमें। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन है ये वाला, होगा सारा किससे? किरचॉफ लॉ से। ये रेजिस्टेंस हो गया एक यहाँ पे, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे, और ये तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे। कुछ देखा देखा सा लग रहा है सर्किट ये। ठीक है, जब आप यूजी पढ़ते हैं तो यूजी में ऐसे सर्किट बहुत सारे आते हैं आपके। ठीक है, जब हम जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और जो है हाइब्रिड पैरामीटर जब पढ़ेंगे तब ये पढ़ेंगे। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी है और इसमें जो है इस तरह से करंट, अच्छा ये रेजिस्टेंस और है यहाँ पे, ये 10 ओम। ठीक है, इस तरह का सर्किट दे रखा है और इसमें जो है आपको पूछा है कि करंट कितनी फ्लो होगी इसके अंदर। ठीक है, सर्किट के अंदर जो है करंट, तो यहाँ से मान लीजिए आई करंट फ्लो होगी। ठीक है, यहाँ से I1 इधर चली जाती है या I डैश इधर चली जाती है। ठीक है, तो यह कितनी बच जाती है? ये हो जाती है, या इसको से ले लीजिए, ये I1 हो गई, ये I2 हो गई आपकी। ठीक है, अब आपको I1 I2 जो है ये फाइंड आउट करना है कि सर्किट में I1 और I2 जो है ये कितनी है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलेंगे किसमें? सबसे पहले आपको टोटल करंट पता होनी चाहिए। तो टोटल करंट कैसे निकालोगे? तो I इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसका? 12, ये सीरीज में, तो 12, ये इसके साथ किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 6 × 12/6 + 12 कितना आ जाएगा? 72 और डिवाइडेड बाई 18, दैट इज 4, है ना।
कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ जुड़ा हुआ तो कितना हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल था, ये किसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो वो 4 आ गया, 4 के साथ इसका सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो गया, कुल मिला के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 3 + 4 यानी कि 7 ओम। कितना आ गया आपके पास, 7 ओम जो है ये आ गया। अब यहाँ से देखिए करंट कितनी हो जाएगी, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो कितना है 6/7 है ना, 6/7 जो है एम्पियर आपकी करंट आ गई। आगे सोल्व नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, बने इसमें नहीं चलेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगी सारी चीज़ें। अब मुझे क्या करना, यहाँ मुझे करंट पता चल गई कि ये करंट जो है कितनी है, I है। अब मुझे इन दोनों में देखना है करंट कितनी होगी। तो हमने क्या कहा था कि I1 इज इक्वल टू, ठीक है, I1 इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट रेजिस्टेंस। तो I1 का अपोजिट ब्रांच में कौन सा रेजिस्टेंस है, 6, तो 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल क्या होगा, इन दोनों का सम, यानी कि 12 और 6 कितना हो गया, 18, तो डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट कितनी है, 6/7, 6/7, ठीक है। तो ये 6 से कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 6/21 एम्पियर। कितना हो गया, 6/21 एम्पियर जो है ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, और सोल्व कर सकते हैं क्या, हाँ और हो जाएगा ना 16 आगे, और सोल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, नहीं 3 का भाग जाएगा तो कितना होगा 2, और ये हो जाएगा 2/7 एम्पियर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 2/7 एम्पियर। इसी तरह से I2 फाइंड आउट करना है। I2 में क्या होगा, I2 का मतलब है सबसे पहले अपोजिट ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है, 2 और ये दोनों सीरीज में, तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हुआ 12, तो कितना हो जाएगा 12 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल कितना है 12 + 6 यानी कि 18 मल्टीप्लाई टोटल करंट कितनी आ रही है, इसमें करंट आ रही है हमारे पास 6/7, ठीक है। फिर से ये कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, 3, फिर और हो सकता है क्या, ये 4, तो कितना आ गया 4/7 एम्पियर, ठीक है। तो 2/7 और 4/7 ये क्या हो जाएंगे आपके, टोटल करंट जो है वो आपकी आ जाएगी 2/7 एंड 4/7, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक, I1 I2 जो है हमारे पास करंट आ गई इस तरह से। चलिए तो आ गया, तो करंट डिवाइडिंग रूल और वोल्टेज डिवाइडिंग रूल से करना कितना आसान हो गया, वरना आप क्या बनाते हैं, इसके अलग बनाते हैं, इसका अलग बनाते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, जैसे किरचॉफ लॉ में आप करते हैं। तो ये करंट डिवाइडिंग और ये जो रूल है ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, यूजी वाली इलेक्ट्रॉनिक्स आप जो पढ़ोगे या फिर पीजी वाली जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, क्योंकि वहाँ पे करंट डिवाइडिंग रूल का जो है यूज़ बहुत ही ज़्यादा आने वाला है। एक और जो है हमारे पास ट्रिक सर्किट सोल्व करने की, उस पर भी मैं जानना चाहूँगा, और वो जैसे एक एग्जांपल देखिए उसके अकॉर्डिंग फिर सोल्व करते हैं। ये वाला, तो आपके पास इस तरह का कुछ सर्किट दे रखा है ना, हम बहुत सारे सर्किट सोल्व कर रहे हैं क्योंकि आपको मैं टाइप बता रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से है, और यहाँ बोला गया है कि ये +5 वोल्ट पे है और ये 0 वोल्ट पे एंड है, ठीक है। ये दो एंड इस तरह से दिए हुए हैं, और यहाँ पे ये जो है वो रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, और ये 3 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, ठीक है। 3 वोल्ट है, 2 वोल्ट है। अब ये पूछा गया है सर्किट में कि R1, R2 और R3, R1, R2 और R3 इनकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आप देखिए सर्किट को देखने से, जब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ओम, अल्टीमेटली आपको जाना कहाँ है, ओम्स लॉ पे जाना है, ठीक है। तो जब आप ओम्स लॉ पे जाते हैं तो ओम्स लॉ पे क्या है, जब हम किसी एक सर्किट की ब्रांच की बात करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, एक ब्रांच के अंदर जो करंट है वो सेम रहनी चाहिए, ठीक है, जब तक कि उस पर दूसरा रास्ता करंट के पास हो नहीं। तो इसका मतलब इस सर्किट के अंदर टोटल जो करंट फ्लो करने वाली वो क्या है, इक्वल रहेगी, वो कितनी है, ये आई रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, जब टोटल करंट आई रहेगी इसके अंदर तो उसके ये हमारे पास कंसेप्ट आ गया। अब इससे मुझे क्या करना है कि यहाँ मुझे वोल्टेज पता है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब आपको पता है इसमें करंट आई फ्लो कर रही है तो यहाँ पे क्या नियम लगने वाला है कि दिस वोल्टेज माइनस दिस, यानी कि ये वोल्टेज है 3, यानी कि 5 - 3 डिवाइडेड बाय करंट, ये किसके बराबर होगा, R1 के। किसके बराबर होगा,
R1 के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है उसके बाद में जो आपको अल्टीमेटली क्या बनाता हो, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? अगर ओम्स लॉ से देखें IR इक्वल टू 5 - 3, यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ 5 से 3 हो गया, इसका मतलब वो वोल्टेज ड्रॉप कहाँ हुआ? वो यहाँ हो गया। तो इसका मतलब R1 इक्वल टू कितना हुआ? ये मिल गया हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट केस आ गया। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है कि R2 इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3 - 2 अपॉन I। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा? R3। R3 कितना हो जाएगा? तो 2 - 0 अपॉन I। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास मिल जाएगी। हो गया सॉल्यूशन। तीसरा कि अगर मान लीजिए मुझे करंट की बात करनी है तो करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ से देखिए I इक्वल टू हो जाएगा 5 - 3 अपॉन R1। ये किसके इक्वल होगा? क्योंकि दोनों करंट सब सेम है ना, तो 3 - 2 अपॉन R2 इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? तो 2 - 0 अपॉन R3। ठीक है, इस तरह से आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, जब हम ओपेम करेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ेंगे, तो ये वाले जो चीज़ें हैं, ये जो मैं अभी कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा हमारे काम आने वाला है। ठीक है, और कंसेप्ट क्या है कि दो जो मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस अगर आ रखा है बीच में किसी ब्रांच में, और रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे आपको वोल्टेज गिवन है ना, दोनों एंड पे पोटेंशियल अगर गिवन है, तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो और डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस बीच में आ रहा है ब्रांच में, वो केवल किसके होगा? उस करंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आपके पास आ गई। अब इनका मुझे क्या देखना है? अच्छा, वो जो है उसमें क्या निकालना है? इसका आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, क्या निकलेगा? आपका रेशियो निकलेगा। तो रेशियो निकलेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से सीधा सीधा देखें तो रेशियो क्या आएगा इसका? तो I इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से क्या बना? 2 अपॉन R1 इक्वल टू 1 अपॉन R2 इक्वल टू 2 अपॉन R3। ठीक है, ये तो इसमें जो करंट का रेशियो आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है? करंट का रेशियो, तो करंट का रेशियो आ रहा है वो आ रहा है ये वाला। ठीक है, कि इस तरह से आपके पास ये जो है इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेजिस्टेंस का वो देखें अपन, तो वो क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल। राइट, करंट क्या रहनी चाहिए? सेम। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इसका रेसिप्रोकल में हो जाना चाहिए। रेसिप्रोकल में हो जाना चाहिए, इसका मतलब ये हो जाएगा 2:1:2। क्या आएगा? 2:1:2, क्योंकि आप रेजिस्टेंस का देखोगे तो भी क्या होगा? करंट सब में सेम रहेगी। अब आप इसको क्या लिखोगे? R1 इज इक्वल टू 2 अपॉन I, R2 इक्वल टू 1 अपॉन I। ठीक है, और R3 इक्वल टू क्या लिखोगे? 2 अपॉन I, ये लिखोगे। तो I सब में से क्या आ गया? कॉमन। ठीक है, I सब में से कॉमन आ गया, इसका मतलब R1 R2 R2 का रेशियो क्या आएगा? 2:1:2। ये क्या रह जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन में अगर मान लीजिए गिवन है कोई ऑप्शन में, मान लीजिए ये दे दिया 2 किलो ओम, तो इसका मतलब ये 1 होगा, ये कितना होगा? 2 किलो ओम होगा। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस दिमाग में ये रखिए कि आपके अगर 2 पॉइंट किसी सर्किट में दिए हैं, वहाँ का वोल्टेज दिया है, बीच में कोई रेजिस्टेंस है, तो दोनों वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करोगे, वो करंट के इक्वल आएगा। और इस वाले का हम यूज जो है वो ऑपरेशन एम्पलीफायर जब पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो है किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। चलिए, तो अब नेक्स्ट हाँ, चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब देखिए सेल के क्वेश्चंस भी जो है वो कई बार आपके पूछे जाते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे चलते हैं। तो पहले तो हम चलते हैं कि जो हमारा सेल है वो होता कैसा है, सेल या जिसको बैटरी भी कहते हैं। अब देखिए एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है। वो सोर्स वाला जो केस है जब हम यूजी में जाएंगे तो हम देखेंगे। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं सिंपल सेल के बारे में ना। तो सिंपल सेल जो हमारा लेक्लांसी सेल है, डेनियल सेल है, ये जितने भी सेल आप पढ़ते हो, पेंसिल सेल आप जो यूज में करते हो, ठीक है, कार्बन सेल जो आप लेते हो, वो सेल नॉर्मली हमारे पास है। तो उस सेल में क्या होता है? देखिए कोई भी जो नॉर्मली हम क्या बनाते हैं सर्किट में, जब इस तरह से हम लिखते हैं इसको, ठीक है, कि हमने ये सेल लिया और हम क्या करते हैं उसमें यहाँ पे की लगा देते हैं, ठीक है, और ये हम रेजिस्टेंस जो लोड रेजिस्टेंस हमारा, ठीक है, इसको मैं चलो R से लिख देता हूँ। और ये सेल जो है मान लीजिए V वोल्ट का, हम इस तरह से इसको शो कर देते हैं सर्किट में। ये कौन सा सेल है? जब हम यहाँ पे इसका वोल्टेज फिक्स रख रहे हैं, इसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं रख रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? ये जो हमने सेल लिया है कौन सा है? ये सेल जो है वो आइडियल सेल है। ठीक है, क्योंकि आइडियल जो सेल होता है उसके जो है रेजिस्टेंस कितना होता है? 0, यानी कि वो खुद जो है खुद वोल्टेज ड्रॉप अपने अंदर कुछ भी नहीं करता है। लेकिन नॉर्मली कोई भी जो सेल है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके आगे आइडियल लगा हो, यानी कि आदर्श लगा हो, वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है।
ठीक है, दिमाग में क्या रखेंगे, जो भी जिस भी चीज़ के आगे आदर्श लगा है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो क्या है कि अगर मान लीजिए कोई सेल है वो खुद किससे बना है, वो उसका कुछ मेटेलिक जो सब्सटेंट होगा, ठीक है, उसके साथ साथ क्या होगा, मेटेलिक सब्सटेंट होगा, मेटेलिक सब्सटेंट के साथ साथ जिसमें उसमें मान लीजिए जो भी आप केमिकल यूज करेंगे, ठीक है, जो भी आप विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे वो सब क्या होंगे, उनका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही। ठीक है, तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, इसका मतलब जब करंट फ्लो करेगी तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप है वो इसके अंदर ही हो जाता है। ठीक है, और क्यों हो जाता है, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो हमारा पास जो सेल होता है वो कैसा होता है, इसमें हमें यहाँ पे एक चीज और ऐड करनी पड़ती है, वो क्या होती है, वो होती है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर जो है वो हम यहाँ पे सेल में यूज करते हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के जो सेल है वो कैसा है, ये इस तरह का। ठीक है, और ये जो V लिखते हैं, ये V का मतलब क्या है, ये इन दोनों सिरों के बीच में वोल्टेज है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसकी वोल्टता बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, और जो या टर्मिनल वोल्टेज इसको बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। और अगर मान लीजिए आप सिंगल इस बैटरी की बात करते हो, इसे हम किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन से, इसे क्या बोलते हैं, EMF, क्या बोलते हैं, EMF। ठीक है, तो EMF में और इसमें जो आपकी टर्मिनल वोल्टता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, EMF का मतलब है कि अगर मान लीजिए ये स्विच ऑफ है, ठीक है, स्विच ऑफ है, इसका मतलब यहाँ पे करंट कितनी है, 0। ठीक है, करंट कितनी है, जो आपका स्विच है वो क्या है, ऑफ है, तो इसका मतलब करंट कितनी है, 0। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं, जब भी करंट क्या हो, 0, दूसरा क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। जब ओपन सर्किट है, जब करंट 0 है, उस केस के अंदर क्या हुआ, उस केस के अंदर अगर आप यहाँ वोल्ट मीटर लगाते हैं, ठीक है, जब वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वो जो आपको वोल्टेज देगा वो क्या देगा, EMF देगा, वो क्या होगा, आपका EMF होगा। और यदि अगर मान लीजिए क्लोज सर्किट है, या जो आपकी की है वो क्या है, ऑन है, जब की ऑन है इसका मतलब करंट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कोई ना कोई करंट फ्लो कर रही है, तो वो कौन सा है, क्लोज सर्किट है। ठीक है, क्लोज सर्किट है, इसका मतलब अब जब आप वोल्टता या निकालेंगे, ठीक है, तो कौन सा टर्मिनल लेंगे आप, सेल में यही टर्मिनल लेंगे। ठीक है, तो इनके बीच में जो वोल्टेज होगी यहाँ से यहाँ तक, उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, है ना, टर्मिनल वोल्टेज, वो क्या होगी हमारी टर्मिनल वोल्टेज, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, V से। EM को किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से। और वो क्यों होती है, क्योंकि जब करंट फ्लो करेगी यहाँ से, मान लीजिए जो करंट है ये फ्लो करती है, तो करंट जब यहाँ से फ्लो करेगी तो इसका अगर मैं किरचॉफ लॉ लगाता हूँ तो क्या होता है, एप्सिलॉन माइनस, ठीक है, एप्सिलॉन माइनस IR माइनस IR इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें जो वोल्टेज मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, ये वोल्टेज मिल रही है, और ये कितनी होती है, एप्सिलॉन माइनस IR। तो इसका मतलब क्या है, जो टर्मिनल वोल्टेज है उसमें से इंटरनल रेजिस्टेंस पे क्या होता है, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, और वोल्टेज ड्रॉप कौन सा है, ये वाला, ये वोल्टेज ड्रॉप उसमें से कम होके फिर हमें आगे वोल्टेज जो है बाहर मिलती है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, जिसे हम IR से डिनोट करते हैं। ठीक है, इससे अगर इंटरनल रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके पहले आप ये सर्किट बनाइए, ठीक है, उसके अंदर आप जो है पहले इसको ओपन रखिए, ओपन रख के उससे पहले आप उसको वोल्ट मीटर को वहाँ कनेक्ट किए, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में सर्किट को जो है ऑन कीजिए, ऑन करने पे करंट फ्लो करेगी, उससे आप क्या निकालिए, वोल्टेज ड्रॉप निकालिए, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आपको मिल जाएगा, ठीक है, V मिल जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन माइनस V अपॉन I अगर आप करते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन माइनस V अपॉन I अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस से जो मिल जाएगा। ठीक है, ये हम देखेंगे भी सही, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, जब हम विभवमापी देखेंगे, हमारा नेक्स्ट 1-2 वीडियो में वही पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियोमीटर, तब हम देखेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि जो सेल होता है उसके साथ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r भी कनेक्ट होता है। अब जब हम सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, उसकी बात हम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं सिंपल सा लिख रहा हूँ, पहले है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, किसका है, सेल का। ठीक है, सेल पढ़ रहे हो, सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है कि ये आपके पास एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, फिर ये दूसरा सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, एप्सिलॉन 1 R1, एप्सिलॉन 2 R2। ठीक है, ये इस तरह से एक सेल हो गया, और ये इस तरह से ये हमारा दूसरा सेल हो गया, और ये रेजिस्टेंस से किसी से कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस हो गया। तो अब ये पूछा गया है इसमें कि टोटल जो है इसका EMF कितना होगा, यानी कि सर्किट का टोटल जो है E इक्विवेलेंट और इसका जो आपका स्मॉल r इक्विवेलेंट कितना होगा।
ठीक है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो सिंपली क्या है, जब आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है तो ये इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, ये एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, और ये आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, R1 प्लस R2, बिकॉज क्योंकि ये सीरीज में है तो रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज में, टोटल मिला के ऐड हो जाएंगे। ये भी क्या है, क्योंकि एक तरह से जुड़े हुए हैं तो ऐड हो जाएंगे। अगर ये टर्मिनल चेंज कर दोगे, मान लीजिए ये आपके पास नेगेटिव है, ठीक है, ये भी लिख लेना, ये अगर नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, यहाँ पे ये साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस का साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये दिमाग में रखना, ये रेजिस्टेंस क्या रहेगा हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप लिख लेना। ठीक है, पहले केस में यानी कि ये वाला केस लिख लेना, ठीक है, दूसरी बार ये सर्किट बना के और नेगेटिव वाला लिख लेना। ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, ये इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस, देन उसके बाद ये हमारा दूसरा सेल, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस माइनस, देन उसके बाद में हमने किसी इसको एक लोड रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर दिया, R1 R2 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। ठीक है, ये इस तरह से गिवन है, उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम देखें कि या तो आप इसको सोल्व करने के लिए किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मैंने उसमें पीछे वाले में, अच्छा पीछे वाला जो सर्किट था ना, इसमें एक चीज़ मैं लिखवाना भूल गया, वो मैं लिखवा देता हूँ, करंट है ना, इसमें करंट कितनी होगी वो मैं फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मुझे करंट फाइंड आउट करना है, इसका मतलब एप्सिलॉन कितना है मेरे पास, करंट क्या होती है, क्यू इक्विवेलेंट, सॉरी एप्सिलॉन इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय, फिर क्या होगा, अब रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, ये रेजिस्टेंस तो है प्लस कौन सा रेजिस्टेंस है, ऑलरेडी हमारे पास एक रेजिस्टेंस और बाहर से जो पड़ा है वो रेजिस्टेंस है ना, जिसको लोड रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर रेजिस्टेंस कितना हुआ, आर इक्विवेलेंट प्लस आर हुआ। ठीक है, आर इक्विवेलेंट प्लस आर हुआ। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए इसके अंदर जो है वो एन वाला भी कैसे लेते हैं ना, कि टोटल मिला के मान लीजिए स्मॉल एन जो है, अभी उसको बाद में लेता हूँ मैं, पहले इसी बात के इसको कंप्लीट कर लेते हैं, कि अगर मान लीजिए स्मॉल एन इसमें सेल कनेक्टेड हो रहा है और उन सब का जो है वो ईएमएफ क्या इक्वल है। ठीक है, तो एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 3, ऐसे करते करते हम कहाँ तक जा रहे हैं, एप्सिलॉन एन तक जा रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस भी क्या है, R1 इज इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहे हैं, एन तक जा रहे हैं। ठीक है, उस केस में करंट कितनी हो जाएगी, तो उस केस की अगर बात करें तो करंट कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू एन टाइम ऑफ एप्सिलॉन। ठीक है, सब आपस में जुड़ेंगे, तो एन टाइम ऑफ एप्सिलॉन, फिर उसके बाद ये कितना होगा, एन टाइप ऑफ स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। एन दोनों में से ऊपर नीचे कॉमन ले लीजिए, जब कॉमन लेंगे तो एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बनेगा, आर अपॉन एन। ये फॉर्मूला कई बार आपको एग्जाम में मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, कि अगर एन सेल जो है वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, एन सेल जब आपस में कनेक्टेड है और क्या कनेक्शन है इनका, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो वो इस तरह से हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस में आते हैं, कि अगर मान लीजिए ये वाला लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से होगा, दो सेल अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो यहाँ जो इक्विवेलेंट निकालेगा वो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, मैं इसमें नहीं जा रहा किरचॉफ लॉ से, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है सोल्व करना, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा कि R1 एप्सिलॉन 1 प्लस R2 एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये होगा हमारे पास टोटल इसका जो सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने ना, ये चेंज चलेंगे ना, ये होगा 2 और ये होगा 1, एप्सिलॉन 1 R1, इसको ऐसे लिख दीजिए या तो, कि एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1। ठीक है, यानी कि ये ईएमएफ और ये रेजिस्टेंस, ये ईएमएफ और ये रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि R1 प्लस R2, ये क्या होगा मेरा। ठीक है, दूसरा जब R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस कैसे दिख रहे हैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा, R इक्विवेलेंट जो है वो हो जाएगा। टोटल करंट निकालनी है यहाँ से, मान लीजिए करंट कितनी फ्लो कर रही है, तो बस सिंपली सी बात है, इक्विवेलेंट आ गया आपके पास, तो I क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस R, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, इस सर्किट को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, इससे करोगे रिप्लेस, इक्विवेलेंट साथ में R इक्विवेलेंट और ये रेजिस्टेंस R। ठीक है, इससे रिप्लेस हो जाएगा, इससे रिप्लेस होगा तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के जो है ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, पहले से आती है। ठीक है, और ये दिमाग में रखना है,
सीरीज वाले में दिक्कत नहीं आएगी, पैरेलल वाले में दिमाग में रखना है कि रेजिस्टेंस जब लेते हैं मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन के साथ वो उल्टे लेने हैं, ठीक है, क्या लेने हैं, उल्टे रेजिस्टेंस जो है वो लेने हैं आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो ही गया यहाँ से। अब आते हैं किसके अंदर, हाँ एक आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो है वो रह जाती है इसमें कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं, उसके मैं अभी न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आप समझ में आएगा कि मैं ऐसी सब चीज़ें क्यों ले रहा हूँ। रिकॉल करानी सारी चीज़ें एक बार ज़रूरी है, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि बिना एनर्जी के कोई भी जो सिस्टम है वो क्या कर सकता है, मूव नहीं कर, मूव का मतलब है कि बिना एनर्जी के कोई सिस्टम वर्क नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक हमारी सर्किट है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, ठीक है। जब अब इस रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो करती है तो वहाँ क्या होता है, हीट जनरेट होती है, और वो क्या होती है, I²R T, ये दिमाग में रखेंगे। कितनी हीट होती है, I²R T जो है वो मेरी हीट होती है। अगर V में कन्वर्ट करना चाहो तो V में कर सकते हो, नॉर्मली जो है आप यही दिमाग में रखेंगे, I²R T जो है, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है वो कि सर्किट में है, करंट I फ्लो कर रही है और T टाइम के लिए फ्लो कर रही है, तो क्या होगा, I²R T जो है वो उसमें हीट जनरेट होगी, ठीक है। दूसरा पावर की बात अगर हम करते हैं, हीट और ये दोनों क्या है, वर्क एक ही बात है, हीट और वर्क दोनों एक ही बात है। तो पावर क्या होती है, अगर पावर की बात करें तो पावर होती है हमारी W/T, दैट इज I²R, ठीक है, क्या होती है, I²R। अब यहाँ से अगर मान लीजिए V = IR वाला फॉर्मूला मैं लिखूँ, ठीक है, और मुझे क्या करना है, वहाँ से R को रिप्लेस करना है, क्या करना है, R को रिप्लेस करना है, तो R क्या होगा, V/I, तो उसके अंदर पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V²/I² इंटू, सॉरी उल्टा लिख दिया, I², इसको रिप्लेस करना, R को रिप्लेस करना, तो क्या हो जाएगा, V/I, I से I कैंसिल, दैट इज VI। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया पावर का, VI। अब मान लीजिए आपको I रिप्लेस करना है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, I रिप्लेस करना है तो ओम्स लॉ से देखिए, I = क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, I = क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, V/R यहाँ रख दीजिए, तो पावर कितना हो जाएगा, V²R²R, एक R से एक R कैंसिल, दैट इज V²/R, तो ये, ठीक है। तो पावर के कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले, पहला I²R, VI और V²/R। अब हमें कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है वो डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, हीट कितनी है, I²R T, देन उसके बाद में जो है हमारा आगे वाला फॉर्मूला जो है वो, ठीक है। चलिए अब एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूं जो अक्सर मैंने एग्जाम में देखा है, ठीक है, अक्सर एग्जाम में देखा है, और उस क्वेश्चन में क्या होता है, वो क्वेश्चन आप लगभग जो है वो छोड़ के आ जाते हैं या उसको करके नहीं आते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, देखिए कि एक 220 वोल्ट तथा 100 वोट, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, 220 तो क्या दिया है, वोल्ट, और 100 क्या दिया है, वोट, यानी कि ये क्या दिया, पावर, ये तो दिया हमें V और ये दिया हमें पावर। पावर किसमें होती है, वॉट में, है ना, अभी मैं लिखवाना भूल गया था, लिख लेना उसको। पावर में हमने क्या लिखा था, P = W/T, ठीक है, ये लिखा था W/T, तो क्या होगा, जूल/टाइम, जूल/टाइम में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वॉट से डिनोट करते हैं, ये आपको पहले से ही पता है ना। चलिए पावर जब पढ़ी थी तभी हम किस में डिनोट करते हैं, इसको वोट में डिनोट करते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास 100 वोट का बल्ब है, ठीक है, को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो बल्ब द्वारा वे शक्ति का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसको, ये जो हमारे पास बल्ब है उस पर नोटेशन आप देखना, कभी भी मार्केट में जब जाते हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण जब खरीदते हो, बल्ब खरीदते हो, पंखा खरीदते हो या कोई दूसरी चीज़, तो उसमें आप लिखा होता है इनपुट, ठीक है, इनपुट लिखा होगा, उसके अंदर उसकी जो भी पावर कितनी है, जैसे हम कहते हैं ना 100 वॉट का लट्टू लिया, पहले तो, आजकल तो आप जो है बल्ब यूज़ नहीं करते हैं पुराने, अब तो आजकल हम जो है LED वगैरह यूज़ करने लगे हैं, लेकिन पुराने टाइम में जब हमारे टाइम तक बचपन में हम बल्ब बहुत यूज़ करते थे, ठीक है। तो 60 वोट का बल्ब लिया या 0 वोट का बल्ब लिया, जैसे टॉयलेट वगैरह में यूज़ करते थे हम 0 वोट के बल्ब का, 0 वोट वैसे होता नहीं है, बहुत कम वोल्टेज होता है उसका, 4-5 वोट, ठीक है, उसका बात करते हैं। देन उसके बाद में क्या है, हम जो नॉर्मली कौन सा यूज़ करते थे, हम नॉर्मली यूज़ करते थे 100 वोट। 100 वोट बहुत, आप अगर देखोगे ना, पुराने ज़माने के अंदर भी बिल 500 रुपये आता था इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि 2 बल्ब और 1 पंखा होता था घर में, और आज भी 500 रुपये के आसपास बिल आता है, जबकि हमारे पास क्या है, 3-4 पंखे और जो आपके LEDs हैं वो 5-7 LEDs लगा दी, उसके बावजूद भी ऐसा होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने ऐसे इक्विपमेंट बना लिए जो पावर कंज्यूम कम करते हैं, ठीक है, इस वजह से। तो ये वाला हमारे पास कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि आपको बल्ब दिया है, ठीक है, क्या दिया है, बल्ब दिया, जो इस पे ये नोटेशन है कि वो 220 वोल्ट पे पावर कितनी दे रहा है, 100 वोल्ट पावर दे रहा है। अब कह रहे हैं कि अगर उसको, ये V1 है, अगर उसको कितने पे कर दें, इस पे कर दें, तो पावर कितनी होगी, ठीक है।
तो उस पर पावर कितनी होगी, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताइए, जब आप बल्ब को यूज करते हैं पावर के कितने फॉर्मूले हैं भाई? पावर के हमने पढ़े हैं P इक्वल टू वी आई आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तीनों में से कौन सा यूज करूँ? ठीक है, V मुझे गिवन है, इसका मतलब V तो आना ही है, इसका मतलब ये वाला तो यूज होना नहीं है। ठीक है, ये तो यूज होना नहीं है। अब I वाला यूज करूँ या फिर R वाला यूज करूँ? तो देखो, अगर आप सर्किट के अंदर वोल्टेज चेंज करते हैं तो करंट चेंज होती है कि नहीं होती है? करंट चेंज होती है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो ये दोनों चीज़ें यूज चेंज हो रही, दोनों चीज़ों में से एक चीज़ तो मुझे गिवन दूसरी कैसे फाइंड आउट करूँ, वो समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है बल्ब को, जब चाहे आप इस वोल्ट पे यूज करो चाहे इस वोल्ट पे यूज करो, बल्ब जिससे बना उसका रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। तो दिमाग में क्या रखना है, बल्ब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बल्ब वाला और उसमें रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है, बल्ब को अलग अलग वोल्टेज पे आप जोड़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे उसका रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। वो दिमाग में आपको रखना है। तो कंसेप्ट क्या है कि बल्ब वाला जो क्वेश्चन है उसमें रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। तो जब रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता तो उसी को हमें यूज करना है। तो इसका मतलब क्या है, पहले हम यहाँ से रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, V और P आपको दिया है, तो वहां से आप देखो V स्क्वायर अपॉन P है ना, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। तो V स्क्वायर यानी कि स्क्वायर अपॉन P, दैट इज कितना हो जाएगा ये, अभी चलो बाद में करते हैं क्योंकि अभी कैंसिल आउट कर देंगे हम। तो कितना आएगा 22 इंटू 22 आएगा। ठीक है, क्योंकि वो 100 से कैंसिल आउट होगा, 0 से 0। फिर अगला, अब अगले में क्या चाहिए आपको, P2 फाइंड आउट करना है ना। P2 फाइंड आउट करना, तो P2 क्या हो जाएगा, अब उसी पर चलिए, यानी कि V2 स्क्वायर अपॉन R। तो V2 स्क्वायर, V2 कितना है डिवाइडेड बाय R कितना है, कैंसिल आउट करिए। ठीक है, 2 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स। ठीक है, अच्छा 5 टाइम्स चला जाएगा डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है 5 टाइम, ये भी कितना है 5 टाइम, तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 10 वॉट। कितना आ जाएगा, सॉरी 25 वोल्ट, 10 वोल्ट क्या जोड़ दिया मैंने, मल्टीप्लाई करना था। कितना हो जाएगा 25 वोल्ट जो है ये इसका वोट जो है इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो मैंने देखा मैक्सिमम जो है वो इसमें अटक जाते हैं। अटक क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें कंसेप्ट दिमाग में नहीं रहता कि हमें रेजिस्टेंस से लेना। अब तीनों फॉर्मूले, तीनों में से कौन सा लगाए। मैक्सिमम जो है हमें एक फॉर्मूला जो याद रहता है कौन सा रहता है, P इक्वल टू वी आई वाला तो हम याद रखते हैं, बाकी भूल जाते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको दिमाग में रखना है ये वाला जो चीज़ है। ठीक है, चलिए उसके अलावा मैं देख लेता हूँ ऐसे क्वेश्चन और कुछ। एक क्वेश्चन और है वो भी देखते हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में, अब देखिए यहाँ से बनेंगे क्या क्या छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन वो छोटे छोटे क्वेश्चन होते क्या है, बड़े काम के क्वेश्चन होते हैं वो। ठीक है, अटकाने के लिए, और जिसके कंसेप्ट क्लियर है सिर्फ वही वो क्वेश्चन कर पाते हैं। बाकी लोग जो है फॉर्मूले जो याद करके जाते हैं उनके साथ बड़ी समस्याएं होती है। ठीक है, ये जो है हमारे पास इस तरह से बल्ब गिवन है। ठीक है, सेम रेजिस्टेंस के बल्ब गिवन है, और यहाँ पे ये गिवन है कि इसमें जो वोल्टेज है वो कितना है 12 वोल्ट, कितना है 12 वोल्ट गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन है 360 वोट है ना, 360 वोट एंड, तो वोट है इसका मतलब ये हमें पावर गिवन है, एंड वोल्टेज जो है वो 120 वोल्ट। ठीक है, 120 वोल्टेज। अब क्वेश्चन देख लेता हूँ। 6 वॉट एंड 120 वोल्टेज लाइट बल्ब आर कनेक्टेड अक्रॉस टू ए 120 वोल्ट पावर सोर्स। ठीक है, यहाँ ये पावर सोर्स है, इसकी रेटिंग हमें दे रखी है। ठीक है, 120 वोल्ट और 60, यानी कि 120 वोल्ट पे अगर ये होता है तो कितनी पावर देता है, पावर लेता है, वो लेता है इतनी पावर, 60 वोल्ट की पावर लेता है। ठीक है, ये हमें गिवन है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब डज नॉट चेंज, है ना, यानी चेंज नहीं हो रहा है विद करंट, देन फाइंड आउट द टोटल पावर डिलीवर्ड टू द 3 बल्ब। तो पूछा है कि टोटल पावर है वो इसको कितनी डिलीवर होगी। ठीक है, दूसरा क्या है कि रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है करंट के साथ। तो जैसे ही आप ये क्या सोच रहे हैं कि अगर मान लीजिए मुझे रेजिस्टेंस देखना है इसका, ठीक है, तो रेजिस्टेंस में फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, P और V दिया तो R में फाइंड आउट कर ही सकता हूँ। R में कोई समस्या नहीं है मेरे को फाइंड आउट करने में। तो सबसे पहले बल्ब का R निकाल लीजिए। R कितना हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P, कितना होगा V स्क्वायर अपॉन
पी, तो वी स्क्वायर अपॉन पी देख लीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो गया तो कितना हो गया 240 ओम। कितना हो गया 240 जो ओम है मेरा ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, चलिए ये किसका है? अच्छा इसकी जरूरत पड़ेगी क्या अपने को? पड़ेगी, हाँ इसकी जरूरत अपने को पड़ने वाली है। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया। उसके साथ साथ देखिए अगला चीज क्या है कि मुझे ये देखना है कि ये बैटरी कितना पावर इसको ट्रांसफर करती है। तो बैटरी पावर जो ट्रांसफर करती है वो किस पे डिपेंड करेगा? अब तीनों किसमें कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस सर्किट को मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर रेजिस्टेंस की फॉर्म में देखूँ, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये यहाँ क्या कर दिया हमने 12 वोल्ट कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए आर है, ये आर है, ये आर है, अभी मैं इसको लिख रहा हूँ 240 वोल्ट है, लेकिन आर मान लीजिए अभी आप इसको। तो कुल मिला के क्या हुआ इस केस के अंदर कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा कितना हो जाएगा? ये दोनों किसमें है? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो कितना आएगा R/2, R/2 को इसके साथ जोड़ूंगा तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में यानी कि R/2 प्लस R 3R/2। ठीक है, तो कुल मिला के कैसे बनेगा? ये कुछ इस तरह की इक्वेशन आपके पास बनने वाली है सर्किट जो है 12 वोल्ट और ये कितना होगा 3R/2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो बैटरी अगर मान लीजिए एक बल्ब होता ना तब तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन सोल्व हो जाता, आर निकल जाता और उससे अपन ये फाइंड आउट कर लेते। ठीक है, क्योंकि बल्ब का कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन इसका मतलब ये क्या अल्टीमेटली रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। ये टोटल जो हमारा सर्किट है का रेजिस्टेंस कितना ही है। अब इस रेजिस्टेंस को कितना पावर सप्लाई हो रहा है वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि इस रेजिस्टेंस को कितना पावर सप्लाई हो रहा है वो सबको इक्विवेलेंट ही होगा। ठीक है, तो पावर सप्लाई हो रहा है वो देखेंगे, तो कितनी हो जाएगी वो पावर सप्लाई को निकालूंगा, पी डैश बोलता हूँ उसको। पी तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट, एक तो ये ले लिया बल्ब पर बल्ब के लिए। ठीक है, पी डैश फाइंड आउट करते हैं, तो पी डैश कितना हो जाएगा? पी डैश हो जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, आर कौन सा? इक्विवेलेंट वाला। ठीक है, तो आप देखिए कितना वोल्ट दे रहे हैं? 12 वोल्ट। 12 दे रहे हैं 120 दे रहे हैं? 120 है, सॉरी है ना, 12 नहीं है, 120 वोल्ट है ना? कितना है? 120 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का कितना है 3/2 आर। ठीक है, ऊपर ले जाइए, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 इंटू 120 डिवाइडेड इंटू 2 एट 3 इंटू। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ से ये पूरा कैंसिल आउट, 120 अपॉन 3 करेंगे कितना आ जाएगा? तो 40, तो कितना आएगा 40 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, बल्ब को कितना जा रहा है, पावर जो ट्रांसफर हो रहा है वो पावर ट्रांसफर इस बैटरी से जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 40 वोल्ट जो है वो पावर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या सीखे? दो तरीके। पहला रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया हमने किससे? जो बल्ब की जो हमें बल्ब के बारे में जो रेटिंग दी है, जिसे क्या कहेंगे बल्ब की रेटिंग है। रेटिंग का मतलब क्या है कि अगर आप 120 वोल्ट देते हैं तो पावर कितना कंज्यूम करता है? 60 वोल्ट कंज्यूम करता है। तो इससे हमने क्या फाइंड आउट किया? रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया। उसके साथ जब ये कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं तो इसमें देखना इक्विवेलेंट, क्योंकि अब क्या है सिर्फ सिंगल बल्ब नहीं है, अब इन बल्ब का कॉम्बिनेशन है, तो इस बल्ब के कॉम्बिनेशन में से बैटरी कितना पावर ट्रांसफर करेगी तो उसमें क्या निकालना पड़ेगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो वो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, उसको हमने सोल्व किया और हमने पावर जो है वो बैटरी कितनी ट्रांसफर करेगी वो हमने यहाँ से देख लिया। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे हिसाब से जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं, और इसमें कुछ और मुझे लगता नहीं है कि कुछ कराने लायक क्वेश्चंस है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सारे हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो है रेजिस्टेंस वाला जितना भी केस है, रेजिस्टेंस वाले जो भी हमारे पास केस है वो लगभग हमने सारे क्लियर कर लिए हैं यहाँ से। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई ज़्यादा इसमें रेजिस्टेंस इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन जो आपके बनते हैं। ठीक है, यहाँ से ये जो पावर वाला क्वेश्चन है ना, ये मैंने देखा हर एग्जाम में आपके फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन तो आया ही आया है। ठीक है, तो आप यहाँ दिमाग लगा के रखिए, एक तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड आपको दे देंगे, और दूसरा ये जो क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा मैंने देखा है कि पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम लोग जो है या तो गलत करके आते हैं या छोड़ के आते हैं। और समस्या क्या है मैं आपको फिर बता दूँ, आप जहाँ गलती करेंगे वो ये कि आप ये रेजिस्टेंस, इससे हमें क्या फाइंड आउट करना, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बस ये आपको दिमाग में रखना है, जब भी पावर वाला बल्ब वाला क्वेश्चन आए तो क्या ध्यान रखना है, जो उसकी रेटिंग दे रखी है उस रेटिंग से हमें क्या निकालना, उस बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको नॉर्मली मिलेंगे, छोटा सा क्वेश्चन होता है लेकिन फिर भी हम छोड़ आते हैं क्योंकि हम स्पीड से करते हैं। आपको पहली बार में इसका आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि दिमाग में रहता नहीं हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, और जिसके रहता है वो फटाफट इसको करके सॉल्व कर लेता है। ठीक है, चलिए, और क्योंकि हम जब बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ते हैं ना तो इन छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में रखना भूल जाते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग में रखना बड़ा जरूरी है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसके अंदर जो है हम जो मीटर ब्रिज और जो पोटेंशियोमीटर है वो पढ़ेंगे। उनको जो है मैं बहुत डिटेल में थ्योरी में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। उसके हम डायरेक्टली क्या डायग्राम और डायग्राम से जो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं वो हम वहाँ से देखेंगे, ठीक है। थ्योरी और जो है उनकी हम ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं। थ्योरिटिकल पोर्शन जो हम स्टार्ट करेंगे वो यूजी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि यूजी वाला जो पोर्शन आपका डायोड का है, ट्रांजिस्टर का है, वहाँ से जो डोपिंग करते हैं, ये करते हैं, उसमें डिप्लेशन लेयर में क्या इफेक्ट आता है, ये सारी चीज़ें वो बड़ा खुश रहती है आजकल। तो उन चीज़ों में हम थोड़ी थ्योरी के साथ साथ उसका न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम हम कल जो देखने वाले हैं, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद में मीटर ब्रिज के बाद में पोटेंशियोमीटर, और ये जो सारा का सारा पोर्शन है मैं सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियो में कंप्लीट करूंगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन पड़ता है इसके ऊपर, ठीक है, और वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। बाकी सब थ्योरेटिकल रहेगा, क्योंकि सिंपल अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से उस चीज़ को कर जाएंगे। तो मीटर ब्रिज का फॉर्मूला, देन उसके बाद में अच्छा 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो आपके मीटर ब्रिज इस पे व्हीटस्टोन ब्रिज पे पढ़ेंगे, वो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा। देन उसके बाद में मीटर ब्रिज पे फॉर्मूला दिमाग में रखना है, पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला दिमाग में रखना है, कैसे रखना है वो मैं आपको ट्रिक जरूर बताऊंगा, ठीक है। कैसा कॉम्प्लिकेटेड सा बनता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।